नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पैसा लॉजी पे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक कंपनी का फुल डिटेल्ड रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी का डिटेल्ड रिव्यू, इन डेप्थ रिव्यू लेके आए हैं हम मवाना शुगर्स लिमिटेड का। मवाना शुगर लिमिटेड का हमारी एक दर्शक ने हमसे पूछा था कि मवाना शुगर का आउटलुक क्या लगता है। तो आउटलुक जानने के लिए हमने उनको बोला कि मवाना शुगर का हम डिटेल रिव्यू करके आपको देंगे। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए मवाना शुगर लिमिटेड का एक डिटेल रिव्यू। आइए दोस्तों, हम चालू करते हैं। मवाना शुगर के आज अपन बात करेंगे इस कंपनी की करंट सिचुएशन की, उसके बाद में उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, और इसकी बैलेंस शीट क्या बोलती है अपन ये भी देखेंगे, और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो दोस्तों, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अपन लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस कंपनी की। ये कंपनी क्या है, क्या करती है, कहाँ पे है। तो दोस्तों, मवाना शुगर लिमिटेड मवाना नाम के एरिया में मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूपी में इसके प्लांट्स स्थित हैं। एक प्लांट इसका पंजाब में स्थित है, राजपुरा तहसील के अंदर, जो प्लांट रिसेंटली ये सेल आउट कर चुकी है। तो फिलहाल इसका अब यूपी के अंदर प्रेजेंस है। इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो दिल्ली के अंदर है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली के अंदर स्थित है, और ये दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और ये कंपनी काम करती है शुगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। जी हाँ दोस्तों, शुगर के प्रोडक्ट्स, कुछ स्पेशल तरह की शुगर्स, फाइनेस्ट शुगर बनाती है कंपनी। इंडस्ट्रीज में काम आती है, फार्मास के अंदर काम आती है, और इसके साथ में बनाती है एथेनॉल, जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर एक अच्छा इनपुट एज एन की इंग्रेडिएंट काम में लेते हैं वो लोग। अब अपन बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मवाना शुगर लिमिटेड ने पिछले साल वर्ष 19-20 के अंदर लॉस रिपोर्ट करा था। करंट क्वार्टर के अंदर भी इसने लॉस रिपोर्ट करा है। तो दोस्तों, जानते हैं इसके रीजन क्या है, वाई, क्यों एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो प्रॉफिट के अंदर थी, अभी वो लॉस के अंदर आ गई। इसका जो ईपीएस था वो नेगेटिव हो गया। अपन इसके रेशियोज के बारे में भी बात करेंगे। तो सर, इसका रीजन क्या है अपन जानते हैं दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों, एक तो इसका रीजन है, ये कंपनी बोलती है कि ये जो जिस तरह से ये लोग डेप्रिसिएशन लगाते थे, ये लोग डेप्रिसिएशन लगाते थे स्ट्रेट लाइन मेथड पे, स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर ये लोग डेप्रिसिएशन लगाते थे। अब इन्होंने डेप्रिसिएशन लगाना चेंज कर दिया है रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर, जिसकी वजह से 29 करोड़ का डिफरेंस आया है। 29 करोड़ का डिफरेंस तो करंट ईयर के अंदर ही है। और दोस्तों, एज पर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो इंड एस है, और जो एएस 10 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है, और इंड एस जो है, IND मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो एज पर IFRS से जो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बनाया है, इंड एस, उसके अकॉर्डिंगली जब भी आप पॉलिसी चेंज करते हो, आप आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो, तो उसका रीजन, इंपैक्ट, और करंट ईयर के अंदर आपको उसका पूरा जो आपका प्रीवियस जो आपने डेप्रिसिएशन लगा रखा है वो तो हटाओ, और करंट ईयर का जो इंपैक्ट है उसको नेट डेबिट करो। ये इन्होंने अब इसकी वजह से इनको 29 करोड़ का एक्स्ट्रा डेबिट इनको करना पड़ा। अब दोस्तों, एक तो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन की पॉलिसी चेंज हो गई। दूसरा, इनके पास में डेफर्ड टैक्स के बैलेंसेस थे। कंपनी ने डेफर्ड टैक्स के बैलेंसेस मेजर करे, और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस इन्होंने लाइबिलिटी इनकी आई 26 करोड़ की। 26 करोड़ की जो लाइबिलिटी है, इस कंपनी ने हाथों हाथ उसको बुक कर लिया पीएनएल के अंदर। ये डेफर्ड लाइबिलिटी है, लेकिन कंपनी ने इसको पीएनएल के अंदर बुक कर लिया। 29 करोड़ एक और 26 करोड़ एक, दो। तीसरी इन्होंने बात करी, इनकी एक मैट असेट्स थे, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स के अगेंस्ट में इन्होंने असेट्स बना रखे थे। उन असेट्स को ये कंपनी अब राइट ऑफ कर चुकी है। उन असेट्स को राइट ऑफ कर चुकी है ये कंपनी, जिसकी वजह से 29 करोड़ का तो एक, उसके बाद में 26 करोड़ का इसका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, और 44 करोड़ का मैट, ये तीन चीज ये कंपनी को बुक करनी पड़ी, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो मुनाफा है वो कम हो गया। 29 और 26 55, और मतलब लगभग 99 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा इफेक्ट तो कंपनी के ऊपर यही आ गया है एक चीज। अब अपन बात करते हैं आगे अपन बात करते हैं। तो कोविड-19 की जो सिचुएशन थी, तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक निवेशक के लिए बेहद जानना जरूरी है कि कोविड-19 से इस कंपनी ने कैसे लड़ा है। तो कोविड-19 के दौरान दोस्तों, इस कंपनी ने, ये कंपनी बताती है कि मेरे जो सेल्स थी, जो प्रोडक्शन था, सेल्स नो डाउट अनडाउटेडली प्री कोविड रीजन लेवल से तो कम है, लेकिन जो प्रोडक्शन था वो 24 मार्च को जब लॉकडाउन घोषित हुआ, लेकिन उसके 2 अप्रैल से ही इसका प्रोडक्शन चालू हो गया। तो दोस्तों, शुगर सेल्स जो है वो लोअर तो थी, क्योंकि डिमांड कम थी, लेकिन और दूसरी चीज, ये मेजर प्रोडक्ट है इसका एथेनॉल इसलिए इसका कंज्यूम नहीं हुआ क्योंकि पेट्रोलियम रिफाइनरीज भी बंद पड़ी थी, पेट्रोल प्रोडक्ट्स की भी डिमांड नहीं थी लॉकडाउन के दौरान।
इसलिए इसकी सेल्स कम आई फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। प्रोडक्शन इसका चालू था, प्रोडक्शन इनका हैम्पर नहीं हुआ। अब जानते हैं इसके आगे डायरेक्टर्स। अब मैं आपको बताता हूं, इस कंपनी की 3 सब्सिडरी है। कंपनी का अपन एनालिसिस कर रहे हैं इन डेप्थ, तो इसकी सब्सिडरी भी जानना अपने को जरूरी है। सब्सिडरी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपनी ने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और ये होली ओन्ड सब्सिडरीज है, जिसके अंदर से एक तो ये एसएफएसएल जो कंपनी है, इसने पिछले 18 साल के अंदर इस कंपनी को कोई भी रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दिया है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट इसका करा हुआ है इस कंपनी के अंदर। इसके रिगार्डिंग इनके जो ऑडिटर है उनका भी डाउट आया था इसके ऊपर। दूसरी एक और कंपनी है एसआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एस्टेट डेवलपर्स। ये जो आईई है, एसआईएल इंडस्ट्रियल एस्टेट लिमिटेड, सॉरी एसआईएल इंडस्ट्रियल एस्टेट लिमिटेड जो भी है, ये भी होली ओन्ड सब्सिडरी है मवाना शुगर लिमिटेड की। अब ये सब्सिडरी भी इनको अमाउंट, कुछ जो मॉनेटरी अमाउंट है ये पे नहीं करती है, लेकिन इस कंपनी के पास में एक लार्ज लैंड बैंक है। ये लैंड बैंक पंजाब के अंदर ही स्थित है। लगभग 425 एकड़ जमीन इनके पास में इसके अंदर थी। अब दोस्तों ये पैसा अभी इनको मिलता नहीं है, ये पैसा इन्वेस्टेड ही है इस कंपनी का, इस कंपनी के अंदर में। ये होली ओन्ड सब्सिडरी है, देखिए एसआईएल इंफ्रा एंड एस्टेट लिमिटेड, है ना। दूसरी अपन बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। किसी भी कंपनी का अच्छा बुरा जानने के लिए अपन देखते हैं कि उसके प्रमोटर खुद कितने इन्वेस्टेड है। तो इसकी प्रमोटर अभी 63% तक इन्वेस्टेड है। 63% होल्डिंग इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की ही है। तो ये एक अच्छा संकेत है इस कंपनी के लिए कि प्रमोटर्स इस कंपनी से एग्जिट नहीं कर रहे हैं, उनको अभी कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनी के अंदर। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। दूसरा, इस कंपनी ने डिस्टिलरी बिजनेस के अंदर ये कंपनी है। डिस्टिलरी बिजनेस से ये लोग बनाते हैं एथेनॉल। ये एज ऑफ होल इंडस्ट्री अगर अपन देखें तो 355 करोड़ की इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। ये इंडस्ट्री 900 करोड़ लीटर की होने वाली है, जो गवर्नमेंट का टारगेट है। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स भी जाने हैं, इंसेंटिव्स भी लॉन्च करे हैं। बैंक्स इसके ऊपर डिस्काउंटेड रेट के ऊपर इसके ऊपर लोन भी देंगे, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी आई है इसके ऊपर। जैसे इसी दौरान कंपनी ने भी 120 केएलपीडी का एक नया डिवीजन एस्टेब्लिश करने के लिए अर्जी लगा रखी है। 120 केएल का एक नया डिवीजन लगाने के लिए अर्जी लगा रखी है, जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर पेंडिंग है अभी। तो जैसे ये अप्रूवल आ जाता है कंपनी को, तो कंपनी एक एक्सपेंशन स्टेज के अंदर भी आ जाएगी, जो भी एक बहुत अच्छी खबर रहने वाली है कंपनी की। एक चीज, अब अपन बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में दोस्तों कंपनी का सबसे पहले अपन देखते हैं इसके ऊपर लाइबिलिटी क्या है, नेट लाइबिलिटी क्या है। एसेट तो अच्छी खासी है इस कंपनी के पास में, लेकिन इसके पास में लाइबिलिटी क्या है। लाइबिलिटी के अंदर अपन देखते हैं डेट कितना है इस कंपनी के पास। डेट के अंदर अपन देखते हैं, देखिए दोस्तों, ये बोरोइंग्स इस कंपनी की है 1648। ये जो बोरोइंग्स है 1648, ये तो है इसकी वर्किंग कैपिटल लोन है ये। और जो इसका बाकी जो लोन है ना, ये देखिए अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी, बोरोइंग लाइबिलिटी, ये बोरोइंग्स 194384,132। ये जो लाइबिलिटीज है 2168 प्लस 1648, ये लगभग 400 करोड़ का लोन इस कंपनी के ऊपर बनता है। 400 करोड़ का लगभग लोन इस कंपनी के ऊपर है दोस्तों। ये लोन, अब लोन चिंताजनक विषय जब होता है जब कंपनी के पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ना हो, कंपनी अपने लोन को सर्विस ना कर सके, एक चीज। दूसरी चीज, लोन बहुत हायर रेट के ऊपर हो। तो अभी आगे अपन जानेंगे कि लोन क्या रेट के ऊपर इस कंपनी के ऊपर चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि अपन बात करते हैं ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर इस साल इस कंपनी का ड्रेस्टिकली कम हो चुका है। 10 रुपए 85 पैसे पर शेयर का पिछले साल वर्ष 2018-19 में इस कंपनी ने ईपीएस पॉजिटिव दिया था, और 19-20 के अंदर इस कंपनी ने 20 रुपए 36 पैसे का नेगेटिव ईपीएस दिया है। ये एक बहुत नेगेटिव संकेत है इस कंपनी के लिए, जिसका रीजन जो था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अगर आप इसके रेवेन्यूज की बात करो तो रेवेन्यूज तो बढ़े हैं, रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े हैं, लेकिन जो ईपीएस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घट गया है। तो अगर रेवेन्यूज आपकी कंपनी के बढ़ रहे हैं, ईपीएस गिर रहा है, मतलब आपकी परफॉर्मेंस के अंदर कोई इशू नहीं है। ईपीएस गिर रहा है मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन है, या तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर इन्होंने जैसे डेप्रिसिएशन का अपना चेंज कर दिया। दूसरी चीज, इनके डेफर्ड टैक्स एक्सपेंसेस थे वो इन्होंने बुक कर लिए। ये 2 रीजंस थे जिसकी वजह से ये कंपनी नेट घाटे के अंदर आई। अब अपन बात करते हैं इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट क्या रेट पे चल रहा है। देखिए दोस्तों, इस कंपनी ने इंटरेस्ट बहुत अच्छे रेट्स पे ले रखा है। ये 12% रेट इंटरेस्ट रेट पे ये ले रखा है लोन, लेकिन ये इसमें 7% तो गवर्नमेंट इसका बेयर करेगी। फिर ये 5% पे लिया हुआ है
दूसरा, ये 12% पे लिया हुआ है, जिसमें से 6% गवर्नमेंट बेयर करेगी, और ये नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है 0% पे। तो ये भी एक बहुत अच्छा इन्होंने, तो जो जो लोन्स हैं इस कंपनी के ऊपर, जो लोन्स हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर नहीं है, जो कि एक चिंताजनक विषय नहीं है। ये कंपनी अपने इंटरेस्ट को सर्विस कर सकती है। आगे बात करते हैं, ये इसकी जो सब्सिडरी है उसको रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट डिसीजन आया था। ये सब्सिडरी SIEL इंडस्ट्रियल एस्टेट लिमिटेड जो है, इसके पास में लैंड बैंक्स है, जैसा मैंने आपको पहले बताया वीडियो के अंदर, इसके पास में लैंड बैंक्स है। वो लैंड बैंक्स ली थी किसानों से। अब किसानों से लिया है तो यकीनन बात है कि उसके ऊपर मुआवजा देना पड़ेगा। तो किसानों ने उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील दाखिल करी तो सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर जजमेंट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप इनको एडिशनल कंपनसेशन पे करो। एडिशनल कंपनसेशन पे करने के लिए अब इस कंपनी को, क्योंकि SIEL इंडस्ट्रियल एस्टेट का कोई बिजनेस नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, और इसका एकमात्र ओनर है जो नाम है मवाना शुगर। तो मवाना शुगर की होली इन्वेस्टेड कंपनी है SIEL इंडस्ट्रियल एस्टेट लिमिटेड। इसको बचाने के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, इसको लगभग 97 मिलियन रुपीस ये कंपनी को खर्च करने पड़े। जी हाँ दोस्तों, ये लगभग 9 करोड़ 70 लाख रुपए होते हैं जो कंपनी को एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि इनको एडिशनल कंपनसेशन किसानों को पेमेंट करना पड़ा था। अभी दोस्तों, कंपनी की जो भी इनकम्स थी वो तो कंपनी रिकॉग्नाइज कर चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी इनकम मिलने वाली थी वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी इनको इनकम मिलने वाली है वो कंपनी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुकी है। इनको बस रिसीव होना बाकी है, एक चीज। दूसरी चीज, ये सिग्निफिकेंट मटेरियल बात है जिसकी वजह से कंपनी के सेल्स भी कम हो रहे हैं। कंपनी बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेल्स मैकेनिज्म बाय अलॉटिंग मंथली सेल्स कोटा जो है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से सेल्स रेवेन्यू जो है वो कम हो गए हैं और इन्वेंट्री जो है वो बढ़ गई है। देखिए दोस्तों, इनके ऑडिटर ने भी इन्वेंट्री के ऊपर ये क्वेश्चन उठाया था कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो लगभग 700 करोड़ की है, 750 करोड़ की है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए दोस्तों, ये इन्वेंट्री आप नॉन करंट एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर आप देखोगे तो इन्वेंट्री लगभग 800 करोड़ की इन्वेंट्री आ रही है। ऑडिटर ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया था कि आपके पास 800 करोड़ की इन्वेंट्री कैसे है। तो इसका जवाब कंपनी ने दिया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है और मंथली सेल्स कोटा बेसिस के ऊपर इनको सेल्स करना पड़ता है जो शुगर मिल्स को अलॉट होता है। इसकी वजह से इनका जो सेल्स है वो ड्रास्टिकली डाउन हो चुकी है। अब अगर अपन बात करते हैं कंपनी की कोविड के बाद की सिचुएशन की, तो कंपनी ने, अब इसकी करंट सिचुएशन की अपन बात करेंगे। कंपनी ने अपने जो क्वार्टरली अभी रिजल्ट्स दिए हैं उसके अंदर कंपनी ने बताया है कि कंपनी पोस्ट प्री कोविड सेल्स के अंदर कंपनी अटेन कर चुकी है उन लेवल्स को। अपन जानते हैं इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख करके। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 6.6% ये डाउन हुए हैं, और ईयर ऑन और ईयर बेसिस पे देखो तो 5% ये डाउन है। तो कोई सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड्स इसके रेवेन्यूज डाउन नहीं हुए, सिग्निफिकेंट डाउन नहीं हुए। अब जो क्वार्टर आने वाला है, अगर इसके अंदर जो इन्होंने स्टेक सेल, जो यूनिट सेल करी है, जो अपन ने पिछले वीडियो में आप देखा होगा आपने, बॉडल केमिकल्स को जिन्होंने अपनी यूनिट सेल कर दी है, अब उसका रेवेन्यू इसके अंदर ऐड नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम से इनका रेवेन्यू ये कम निकलेगा, तो जिसके वजह में कंपनी को 140 करोड़ रुपया मिल भी जाएगा। तो अगर आप इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस देखें, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो सिग्निफिकेंट कोई डाउनवर्ड नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट बात, आप ये देखिए इसका जो ईपीएस है ना, ईपीएस ये पिछले क्वार्टर के अंदर 7.16 रुपया था प्रति शेयर, जो इस साल बढ़कर के हो गया है 5.40 पैसा प्रति शेयर। तो ईपीएस 2 रुपए से बढ़ा है, ये एक अच्छा संकेत है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखो तो डेफिनेटली घटा हुआ है। पिछले साल 1 रुपया 71 पैसा ही नेगेटिव था, इस साल 5 रुपया 40 पैसा नेगेटिव है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखो तो एक अच्छा संकेत है, कंपनी रिकवर कर रही है। अब अपन बात करते हैं डायरेक्टर्स मैनेजमेंट की कमेंट्री की, जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे। क्वार्टरली रिजल्ट्स आने पे कंपनी ने एक तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन दे दी कि हमको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा वो कंपनी ने दे दिया है, एक चीज। दूसरी चीज, ये कंपनी अपनी बॉडल केमिकल लिमिटेड को ये अपनी जो यूनिट है वो इसने बेच दी है 137 करोड़ के अंदर। तो दोस्तों, ये दोनों इंफॉर्मेशन कंपनी ने डिस्क्लोज कर दी है। अगर अपन ओवरऑल बात करें तो फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे लगते हैं और कंपनी ग्रोथ स्टेज के अंदर है। कंपनी एथेनॉल का एक नया डिवीजन डेवलप करेगी। एथेनॉल का अगर कंपनी डिवीजन नया डेवलप करती है तो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, एक चीज। दूसरी चीज, इसने यूनिट सेल कर दी, 137 करोड़ रुपए इसको मिलेंगे। एक तो इसको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी, ये लोन्स को
रीपे कर सकती है, लोन रीपे करेगी तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली इसके नेक्स्ट बैलेंस शीट जो भी आएगी उसके अंदर अपने को इसका अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब अपन बात करते हैं इसके शेयर की। तो दोस्तों जैसा कि आज की अगर अपन बात करें तो ये शेयर लगभग 9% चला है, आज ये सर्किट पे बंद हुआ था। लेकिन अगर ओवरऑल इसका आप ट्रेंड देखो तो जैसे 2017 के अंदर इसका ऑल टाइम आई था 145 रुपीज कुछ का, इसका ऑल टाइम आई है 144 रुपीज का। उसके बाद में ये अपने जो ऑल टाइम हाई है उनको कभी ये टच नहीं कर पाया, लोअर हाइज बने इसके, हमेशा इसके लोअर हाइज ही बने। अभी भी आप देखो रिसेंटली तो ये लोअर हाइज बने, ये एक हाई, दो हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर ये। अब अगर आप करंट सिचुएशन आप देखें तो लॉन्गर पीरियड में ये 52 को क्रॉस करे तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बाय है, एक चीज। दूसरी चीज, करंट पीरियड के अंदर 30 रुपीज का इस पे स्टॉप लॉस रख करके अपन इसको बाय कर सकते हैं नॉर्मल रेंज 40 रुपीज के टारगेट के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमेशा 40 रुपीज से रिवर्स हो रहा है। ये देखिए, यहां से आप देखिए, ये हमेशा 40 रुपीज से रिवर्स हो रहा है। ये यस परफेक्ट, यहां से ये 40 रुपीज से ये परमानेंट रिवर्स हो रहा है। तो अभी भी ये जैसे 30 रुपए से वापस रिवर्स होकर के 33 रुपए की तरफ जा रहा है। यहां से अपन 40 रुपए का टारगेट रख करके 30 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना चाहिए अपने को। 30 रुपए का अगर स्टॉप ये तोड़ता है तो नेक्स्ट स्टॉप इसका 27 का सपोर्ट है और उसके बाद में इसका सपोर्ट 25 रुपए पे है। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी चीजें आप किसी दूसरी कंपनी के बारे में भी आप जानना चाहे तो जरूर हमको कमेंट करिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।